दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के इतिहास के विषय 7 का अध्ययन करेंगे। विषय 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अब हम इसके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं, दिमाग वाले हैं और बुद्धिमान हैं। इस तरीके की भावनाएं यूरोप में पनपने लगी थी। कब पनपने लगी थी? 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। नगर खासकर कौन कौन से नगर थे? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। ये 3 जो शहर हैं, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता मिली हुई थी। किन से मिली हुई थी? वहाँ के जो राजा थे उनसे और चर्च के जो पोप थे उनसे। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वे दूर दराज नगरों या देशों रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान व रोम प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वास को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। यानी कि पहले ये माना जाता था कि जो चर्च है वो ही पृथ्वी का, इस दुनिया का केंद्र है और इसके आसपास सारी दुनिया या सारी पृथ्वी घूमती है। लेकिन नहीं, वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। चूंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे, यानी वो ये महसूस करने लगे थे कि इस पृथ्वी से आगे भी कुछ है। ये पृथ्वी सब कुछ नहीं है, सौर मंडल है जिसमें कितनी पृथ्वियाँ होंगी। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। जो यूरोप के जो शहर थे, जैसे इटली था, इटली के जो नगर थे उनका पुनरुत्थान कैसे हुआ? पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लाटिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इटावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामिक देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंश के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों को फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे।
अब यहाँ इस लाइन में ये साफ साफ दिखता है कि जहाँ धर्म शक्तिशाली था वहाँ नगरों पावर इतना नहीं था। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। अब बीच में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ, नगर राज्य। नगर राज्य के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं हम। कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण अधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में, जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है, शामिल क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते हैं, जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। यूरोप दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्राय निर्धन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपदा को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहे, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हों या वे लोग हों जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हों। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। अब आगे हम 14वीं और 15वीं शताब्दी की कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1300 ईस्वी की घटना है ये। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। ध्यान रखें, इटली का जो पादुआ विश्वविद्यालय था उसमें मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा था। कब? 1300 ईस्वी में। और 1341 ईस्वी में पेटार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। पेटार्क जो था रोम का एक कवि था, उसको 1341 में सम्मानित किया गया था। अब 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये सारे पॉइंट आप सबको याद रखने हैं। अब 1390 की बात है। जेफरी चासर एक लेखक था कि कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन, उसकी बुक थी कैंटरबरी टेल्स, उसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1390 में। अब 1436 ब्रूने लेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया था। और अगला पॉइंट है 1453 कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया था। अब आ जाता है 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइम से बाइबल का प्रकाशन किया। यानी बाइबल का प्रकाशन जो किया था 1454 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने, विभाज्य टाइप जो थी विभाज्य। अब 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की थी। अक्षांश रेखाएं जो आजकल दिखाई जाती हैं ग्लोब में। अब आ गया 1492। ये डेट तो हर बच्चे को याद होनी चाहिए या होगी भी। कोलंबस ने अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की खोज की थी। अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारा 1495 में
लियोनार्डो द विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया था। ये द लास्ट सपर क्या है, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक चित्र था जिसका चित्रकारक था लियोनार्डो द विंची। और 1512 माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाया। छत पर चित्र बनाने वाला कौन था? माइकल एंजिलो। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको अपने एक नोटबुक में उतारने हैं और याद कर लेने हैं। इनमें से ज़रूर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यालय या विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पाडुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसीलिए वकीलों और नोटेरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क जो 1304 से 1378 ईस्वी तक रहे थे, इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। क्या मानवतावाद नाम दिया? कि शिक्षण के अलावा अनुभव से जो चीज़ सीखी जाती है और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको उन्होंने मानवतावाद का नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए, इसमें ध्यान देना है कि 15वीं शताब्दी के शुरुआत में मानवतावादी शब्द कुछ अध्यापकों के लिए प्रयोग किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो देखते हैं कौन से अध्यापक थे वो। जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। एक बार फिर सुने कि जो मानवतावादी शब्द जो किया था कुछ शिक्षकों के लिए किया था, अध्यापकों के लिए। कौन कौन से थे वो अध्यापक? जो व्याकरण पढ़ाते थे, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन के विषयों को पढ़ाते थे, उनको मानवतावादी शब्द का संबोधन किया गया था। लैटिन शब्द ह्यूमैनिटाइस, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो, ये जो निबंधकार सिसरो एक निबंधकार थे जो काफ़ी बहुत पुराने प्राचीन इतिहास में मिलते हैं आपको। 106 ईस्वी पूर्व से 43 ईस्वी पूर्व के बीच का टाइम था इनका, ने जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे वरने उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्रांस भी था जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है।
फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। अब जो फ्लोरेंस जो विश्वविद्यालय था उसकी जो प्रसिद्धि हुई थी, यानी शुरुआत में उसको कोई प्रसिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन 15वीं शताब्दी का आते आते उसको दो व्यक्तियों की वजह से बहुत प्रसिद्धि हुई। कौन थे वो? एक तो थे दांते अलीगहिरी, जिसका कार्यकाल है 1265 से 1321, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखता था। और ये जो दांते था किसी भी धार्मिक संप्रदाय से संबंध नहीं रखता था, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई, और उनने जो अपनी कलम थी ना, जो धार्मिक चीज़ें थी उन पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार, जो कलाकार थे जोटो, जो 1267 से और 1337, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र। अब बेटा देख सकते हो तुम, जो जोटो थे, जोटो जो 1267 से 1337 तक रहे थे, वो एक चित्रकार थे। ध्यान रहना है, वो एक चित्रकार थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। एक तो दांते कौन थे और जोटे किस चीज़ से संबंध रखते थे, ये 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। रूप चित्र बनाए, उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। अब देखो, ये जोटो के जो रूप चित्र बने थे ना, वो जीवंत लगते थे, तो उनको देखते देखते जो इटली के जो फ्लोरेंस ने जो इटली शहर था उसको एक तरीके से जीवंत कर दिया था। कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय, अब एक शब्द है रेनेसा, इस शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए किया जाता था? आगे देखोगे, उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। समझ गए? यानी वो व्यक्ति जो बहुत सारी विशेषता रखता हो, उसमें बहुत सारी कलाएं हो, कलाओं का मालिक हो, रुचि भी रखता हो और कला हो, उस व्यक्ति को। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे, कई कलाओं में कुशल थे, यानी बहुत रुचियां थी, उनकी इच्छाएं थी और कुशल भी थी। उदाहरण यदि इस बात का दिया जाए तो एक ही व्यक्ति विद्वान भी था, कूटनीतिक भी था, धर्मशास्त्रज्ञ भी था और कलाकार भी हो सकता है या था। इस तरीके की बहुत सारी विशेषताएं या कलाएं सीखने की इच्छा रखने वाले या इच्छा से परिपूर्ण लोग थे, उनके लिए रेनेसा व्यक्ति शब्द यूज किया जाता था। अब हम बात करते हैं इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि यह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समाव अवधि के लिए किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम, अब ये विद्वान जो थे इन्होंने टाइम को कुछ उसमें डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में। तो देखो, हम 5वीं से 14वीं शताब्दी का युग उन्होंने मध्य युग कहा। 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, इसमें भी फिर उन्होंने क्या कर दिया, कुछ पार्ट्स कर दिए 3। ये 5 से 14वीं शताब्दी के बीच का, यानी 5 से 9 शताब्दी जो है अंधकार युग कहा है, और 9 से 11 शताब्दी के बीच का उन्होंने आरंभिक मध्य युग कहा है, और 11 से 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग कहा है, और 15वीं शताब्दी से शुरू करते हैं वह आधुनिक युग मानते हैं। यानी उन्होंने 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मध्य युग माना है, मध्य युग के 3 पार्ट्स कर दिए, और 15वीं शताब्दी से उन्होंने आधुनिक युग को माना है। किन लोगों ने? मानवतावादियों ने और विद्वानों ने इस कालक्रम को डिवाइड कर दिया है। अब आगे चलते हैं हम।
हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाए हैं। इस जो काल विभाजन है इस पर बहुत सारे विद्वानों ने सवाल उठाए। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित समझा। मतलब कुछ विद्वानों ने इस कालक्रम पर प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा नहीं, कोई भी काल अंधकार युग नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय के लोगों की और विद्वानों की सोच के अनुसार वो युग सही था, अंधकार युग नहीं कह सकते उसको। अब अगला हमारा पॉइंट है विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। विज्ञान और दर्शन में अरब के जो लोग हैं उनका क्या योगदान था। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों का पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, 14वीं शताब्दी आते आते कुछ विद्वानों ने जो धार्मिक चीज़ें थीं उनको छोड़कर प्लेटो और अरस्तु के जो चीज़ें थी ना उनको पढ़ना शुरू कर दिया है। इनके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटिल यानी अरस्तु नाम से जाने जाते थे, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। यानी उधर यूनान के अरब कर रहे थे और अरब का यूनान के लोग अध्ययन कर रहे थे जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टालेमी के अलमजेस्ट यानी खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ, में अरबी भाषा के विशेष उपपद, देखिए विशेष पद यानी अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रखे रहे संबंध को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों जिन्होंने इतावली दुनिया में ज्ञानी माना जाता था में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, जो अरबी विद्वान थे इब्न सीना यानी लैटिनी में एबिसीना, जो कि 980 से 1037 तक, और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजेस, जिसको रेजेस कहा, सम्मिलित थे। यानी अरबी के दो लेखक, अरबी जो मुसलमान जो विद्वान थे उन उसमें दो नाम दे रखे उन्होंने, इब्न सीना और दूसरा है अल राजी। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द, लैटिन में अविरोज जिसका नाम है, ने दार्शनिक ज्ञान यानी फैलसूफ और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। अब धार्मिक और दार्शनिक जो विचार थे उनके बीच में जो उलझनें होती थी ना, उसको सुलझाने का काम किसने किया था? इब्न रुश्दी। यानी स्पेन के अरबी दार्शनिक थे, ये स्पेन के थे लेकिन अरबी दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया, जो धार्मिक विश्वास थे उनके बीच में और दार्शनिक विश्वास थे उनके बीच में अगर उलझन होता थी उसको सुलझाने का काम इन्होंने किया था। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया और उनकी पद्धति को किन्होंने अपनाया? ईसाई लोगों ने। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्य चर्चा पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी शुरू हुआ। अब हमारा अगला पॉइंट है कलाकार और यथार्थवादी। कलाकार और यथार्थवाद उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन
मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। अब हमारे पास एक बॉक्स है ये, जिसमें एक चित्र बना हुआ है हाथ जोड़ने का, इसके बारे में, और जो है अल्बर्ट ड्यूअर का। कलाकृति में रची बसी होती है। जो कला है प्रकृति में मतलब रची या बसी होती है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रति छवि से न भर लिया हो। ये लाइनें जो कही गई है अल्बर्ट ड्यूअर ने, और उनका कार्यकाल था 1471 से 1528। आगे चलते हैं। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोमन साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी औरत की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतावली वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। ये 1416 की बात है। में डोनाटेलो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हुबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के आंड्रियस बेसेलियस, बेटा इस नाम को ध्यान रखना है, आंड्रियस बेसेलियस, जो 1514 से 64 तक रहे थे, पांडुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की थी। ध्यान रखना, आंड्रियस बेसेलियस जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर के बारे में जानने की जिज्ञासा रखने के लिए इतनी थी कि उन्होंने शरीर की चीर फाड़ की थी, पहले व्यक्ति थे वो। इसी समय से आधुनिक शरीर प्रक्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। विषय अध्याय में भी इसको आप पढ़ सकते हो जो हम पीछे पढ़ गए हैं। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद यानी रियलिटी कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। बेटा आधा लेसन हमने इस चैप्टर में कर लिया है इस वीडियो में, और आधा हम अगले वीडियो में करेंगे। वास्तुकला से आप पढ़ लेना, वास्तुकला से मैं कल वीडियो में अपलोड करूंगा।